कानून का जाल बहुत कमजोर है। इस जाल में छोटी मछलियां तो फंस जाती हैं मगर बड़े मगरमच्छ बच जाते हैं। जेसिका लाल हत्याकांड में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दिल्ली के एक क्लब में बड़ी पार्टियां जब भी होती तो अक्सर जेसिका लाल को भी वहां पर बुलाया जाता था। जेसिका लाल बेहद खूबसूरत एक मॉडल थी। क्लब में और पार्टियों में जेसिका लाल गेस्ट के लिए कई बार ड्रिंक्स भी बनाया करती थी। 18 अप्रैल 1999 को क्लब में देर रात 4 युवक आते हैं और जेसिका लाल को ड्रिंक बनाने के लिए कहते हैं। शराब उस समय खत्म हो चुकी थी जिसके कारण जेसिका ड्रिंक नहीं बना पाई। जेसिका ने उन चारों युवकों को कहा कि सर ड्रिंक खत्म हो चुकी है, मैं आप लोगों के लिए अब और ड्रिंक नहीं बना पाऊंगी। चारों दबंग युवक इस बात से खफा हो गए। उन्हें जेसिका की ये बात बहुत बुरी लगी। तभी उनमें से एक युवक ने पिस्तौल निकाली और जेसिका के माथे पर तान दी। अगले ही पल उक्त युवक ने जेसिका पर गोली चला दी। जेसिका की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आरोपी वहां से फरार। इस केस में चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पुलिस को जो घटनास्थल से कारतूस मिला था, या यूं कहें पुलिस ने जो कारतूस कोर्ट में पेश किया था, वह उस बंदूक का नहीं था जो गोली जेसिका को लगी थी। फोरेंसिक रिपोर्ट भी बदल दी गई। जब आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो कोई सबूत न होने के कारण उन्हें कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। पुलिस ने इस हत्याकांड का कैसे खेल बनाया, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, जेसिका मर्डर केस में आप गवाहों और पुलिस की करतूतों को सुनकर हम दावे से कह सकते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। आइए जानते हैं कहानी को सिलसिलेवार तरीके से। जेसिका का जन्म 5 फरवरी 1965 को हुआ। अपनी पढ़ाई पूरी करके जेसिका ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। जेसिका बहुत बड़ी मॉडल बनना चाहती थी। अच्छी हाइट और बेहद खूबसूरत होने के कारण उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। काफी लोग जेसिका को जानने भी लगे थे। जब भी बड़े मंत्रियों की पार्टी होती तो जेसिका को भी कभी कभी परफॉर्म करने के लिए वहां पर बुलाया जाता था तथा कभी कभार उसे ड्रिंक सर्व करने के लिए भी बुलाया जाने लगा। 17 अप्रैल 1999 को जेसिका के पास एक फोन कॉल आता है। यह फोन कॉल जेसिका की एक खास दोस्त का था। वह बताती है कि उसे दिल्ली के एक क्लब में 18 अप्रैल को आना है। इसके लिए उसे अच्छे पैसे भी मिलेंगे। जेसिका वहां पहुंचती है। पार्टी में जेसिका का काम होता है ड्रिंक बनाना। पार्टी रात 8 बजे शुरू हुई थी। पार्टी में दिल्ली तथा दिल्ली के आसपास के शहरों से ज्यादातर अमीर लोग आए हुए थे, या यूं कहें कि पार्टी में सिर्फ अमीर लोग यानी कि पैसे वालों की ही एंट्री थी। समय होता है रात के करीब 2 बजे का। हालांकि पार्टी 11 बजे खत्म होने वाली थी, मगर तय समय की बजाय पार्टी देर तक चलती रही। रात करीब 2 बजे 4 शख्स पार्टी में आते हैं। संजय खन्ना, मनु शर्मा, सुशील सिन्हा और रवि अरोड़ा। ये चारों युवक बड़े अमीर घरानों से थे। संजय खन्ना कोका कोला के ओनर थे और मनु शर्मा हरियाणा के विनोद शर्मा के बेटे थे। विनोद शर्मा 1985 में पंजाब में एमएलए और 1990 में हरियाणा में कई बार एमएलए और 1995 के लोकसभा से सदस्य भी रह चुके थे। उस समय विनोद शर्मा की संपत्ति करीब 4000 करोड़ की थी। वहीं सुशील सिन्हा और रवि अरोड़ा भी उत्तर प्रदेश के विधायक के बेटे और एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे थे। चारों युवक पार्टी में आने के बाद जेसिका की तरफ ड्रिंक पीने के लिए बढ़ते हैं। जेसिका के पास जाके मनु शर्मा कहते हैं कि 4 ड्रिंक बना दो। दूसरी तरफ जेसिका जवाब देती है कि सर ड्रिंक अभी खत्म हो चुकी है। तभी मनु शर्मा अपनी जेब से 5000 रुपए निकालते हैं और जेसिका को देते हुए कहते हैं कि लो अब ड्रिंक बना दो। लेकिन जेसिका का जवाब वही था कि सर ड्रिंक खत्म हो चुकी है। जब मनु ने ये बात सुनी तो उसे बेहद गुस्सा आया। गुस्से में काबू ना रखने के कारण मनु ने अपनी गन निकाली और जेसिका के माथे पर लगा दी। अगले ही पल मनु ने बिना कुछ सोचे समझे गोली चला दी। गोली लगते ही जेसिका धड़ाम से गिर पड़ी। पार्टी में म्यूजिक लाउड होने के कारण पार्टी में मौजूद सभी लोगों को गोली की आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन जो लोग इनके पास खड़े थे उन्होंने यह सब देख लिया था। चारों आरोपी जेसिका को गोली मारकर वहां से भाग जाते हैं। करीब 10 मिनट बाद पार्टी में शोर शराबा होने के कारण म्यूजिक बंद किया जाता है। तभी सभी लोगों को पता चलता है कि पार्टी में जेसिका नाम की लड़की की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने की खबर सुनने के बाद सभी लोग वहां से निकल जाते हैं।
जाहिर है कोई भी पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना चाहेगा। घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोग पुलिस को फोन करके इस हत्याकांड की जानकारी देते हैं। देखते ही देखते पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। वहीं फोरेंसिक डिपार्टमेंट को कॉल किया जाता है। 20 मिनट बीत जाने के बाद फोरेंसिक के एक्सपर्ट भी वहां पर आ जाते हैं और जांच में जुट जाते हैं। घटनास्थल पर यानी कि क्लब में अब कुछ ही लोग मौजूद थे जो क्लब या किसी खास से कोई संबंध रखते थे। कुल मिलाकर करीब 20-25 लोग। पुलिस सबसे पूछताछ करती है और सबकी स्टेटमेंट लेती है। पुलिस को मौके वारदात से एक कारतूस भी बरामद होता है। जाहिर है यह कारतूस उसी गोली का था जो जेसिका पर गोली चलाई गई थी। पुलिस पास खड़े श्याम जोशी के बयान लेती है। श्याम जोशी बताते हैं कि वो वहां पर खड़ा था, तभी एक युवक ने जेसिका पर गोली चला दी। पुलिस पूछती है कि क्या तुम हत्यारों को जानते हो? श्याम जोशी कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ। तभी मौजूद लोगों में से एक शख्स कहता है कि वह मनु शर्मा है, विनोद शर्मा का लड़का। तभी मनोज त्रिपाठी नाम का एक और शख्स मनु शर्मा के साथ आए दोस्तों के नाम बताता है। यहाँ पुलिस के सामने हत्या की गुत्थी एक तरह से सुलझ गई थी, क्योंकि पुलिस के सामने करीब 15 लोग थे जिन्होंने हत्यारों को देखा था। 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने हत्यारों को पहचान लिया था। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दिन रात एक कर देती है। अगले 2 दिन में पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है और सभी गवाहों को थाने में बुलाकर उनके बयान टाइप करके पेज पर उनके हस्ताक्षर करवाती है। ये केस सोल्व होता दिखाई दे रहा था। पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश करती है, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। 12 मार्च 2001 को कोर्ट गवाही की तारीख तय करती है और सभी गवाहों को कोर्ट में बुलाया जाता है। गवाही के दिन श्याम जोशी, मनोज त्रिपाठी के साथ 13 और लोग थे जो गवाही देने के लिए आए थे, यानी कि यूं कहें कि जो मौके वारदात पर देखने वाले थे। कोर्ट केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पहले पुलिस को बुलाती है। पुलिस कोर्ट में घटनास्थल पर मौजूद कारतूस को सबूत के रूप में पेश करती है और आरोपियों के पास से बरामद हुए पिस्तौल को भी कोर्ट में पेश करती है। वहीं जब श्याम जोशी से पूछा जाता है कि गोली किसने चलाई, तो श्याम जोशी कहता है कि चारों में से गोली किसी ने नहीं चलाई। कोर्ट श्याम जोशी से पूछती है कि तुमने पुलिस स्टेशन में खुद ये बयान दिया कि तुमने गोली चलाने वाले मनु शर्मा को देखा था। इस पर श्याम जोशी कहते हैं कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। कोर्ट में वकील श्याम जोशी को उनका बयान और उनके हस्ताक्षर दिखा के उनसे सवाल करते हैं कि तुमने इसके ऊपर हस्ताक्षर क्यों किए। इस पर श्याम जोशी कहते हैं कि उन्हें हिंदी नहीं आती। मनोज त्रिपाठी की जब गवाही आती है तो मनोज त्रिपाठी भी अपने बयान से मुकर जाता है। इसके बाद 13 गवाहों से गवाही ली जाती है तो उन्होंने भी आरोपियों को पहचानने से इनकार कर दिया था। कोर्ट कारतूस की जांच करवाती है तो पाया जाता है कि कारतूस उस पिस्तौल से निकली गोली का नहीं था। मजबूरन जज को सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी करना पड़ा। दिल्ली की एक कोर्ट के जज आरोपियों को बरी करते हुए एक टिप्पणी करते हैं कि दिल्ली पुलिस ने अपराधियों को बचाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जेसिका की हत्या गोली चलने से हुई थी। अगर ये हत्यारे नहीं हैं तो फिर हत्यारे कौन हैं? मीडिया ने हालांकि इस खबर को थोड़ा दबा दिया। करीब 3 साल बीत जाने के बाद 2004 तक जब जेसिका लाल के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई और पुलिस को हत्यारों का कोई भी अता पता नहीं चला, तो मजबूरन जेसिका के परिवार वालों ने पड़ोस के लोगों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन शुरू किया। देखते ही देखते इस मामले ने तूल पकड़ लिया। दिल्ली तथा अनेक शहरों में प्रदर्शन होने लगे। प्रदर्शन में बैनर्स पर लिखा गया कि पुलिस ने आरोपियों को बचा लिया है। बढ़ते प्रदर्शनकारियों को और वोट बैंक पर इसका सीधा असर पड़ता देख कुछ बड़े नेता इस मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश देने लगे। वहीं कोर्ट ने भी इस मामले पर निष्पक्ष तरीके से जांच करने के लिए कमेटी बनाई। पुलिस की 2 बड़ी टीम इस केस पर काम कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन में रास्ते का कोई भी रोड़ा ना बने, इसी को देखते हुए दिल्ली के आईजी और डीआईजी का भी तबादला कर दिया गया। नवंबर 2004 में पुलिस ने अपनी जांच की फाइल कोर्ट में पेश की, जिसमें जेसिका की हत्या का कारण मनु शर्मा को बताया गया। पुलिस ने बताया कि मनु शर्मा ने ही जेसिका लाल की हत्या की है। मनु शर्मा एक अमीर खानदान से बिलोंग करता था। उसकी अच्छी जान पहचान होने के कारण वह बच गया। इन्होंने हर गवाह को खरीद लिया था। पुलिस एक गवाह श्याम जोशी के हिंदी बोलने का वीडियो भी कोर्ट में पेश करती है।
जिससे पता चलता है कि श्याम जोशी को हिंदी बोलनी आती है, जबकि उसने कोर्ट में झूठ बोला था। श्याम जोशी ने हत्या को छुपाने की कोशिश की थी। पुलिस श्याम जोशी को गिरफ्तार करती है और उसे कहती है कि उसे लंबे समय के लिए जेल होगी। अगर वह बचना चाहता है तो कोर्ट में गवाही दे, यानी कि जो सच है वह सच बताए। ऐसा करके पुलिस 5 और गवाहों को तैयार कर लेती है। इन गवाहों में एक फोरेंसिक टीम के अधिकारी और एक पुलिस वाला भी था जिसने कारतूस बदला था। सभी कोर्ट में गवाही देने आते हैं कि मनु शर्मा ने ही जेसिका लाल की हत्या की है। 24 जून 2005 को मनु शर्मा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। 2005 में मनु शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। जैसे कि हमने बताया, कानून का जाल छोटी मछलियों को पकड़ता है, जबकि बड़े मगरमच्छ उस जाल में नहीं फंसते। मनु शर्मा को तिहाड़ जेल में तो भेज दिया जाता है, मगर मनु शर्मा के पिता विनोद शर्मा काफी पावरफुल इंसान थे। उन्होंने तिहाड़ से मौजूद करीब 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित 5 स्टार होटल को खरीद लिया और तिहाड़ में काम करने वाले जेलर्स और पुलिस स्टाफ के अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों को उस होटल में बड़ी पोस्ट पर काम दे दिया, वो भी 2 गुना सैलरी के साथ। अब तिहाड़ में जब भी कोई प्रोग्राम होता तो खाना पीना होता तो तिहाड़ के स्टाफ के 150 के आसपास लोगों का खाना पीना वहीं से जाता था। ह्यूमन राइट्स वाले अक्सर जेलों का दौरा करते हैं। वह अक्सर यह देखने के लिए जाते हैं कि जेल में किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है। जब ह्यूमन राइट्स की टीम तिहाड़ में घुसी तो उन्होंने देखा कि तिहाड़ जेल के इंचार्ज की चेयर पर मनु शर्मा बैठे हैं और जेल में मनु शर्मा जिस जगह पर रहता है 6-7 सेल को मिलाकर एक फिल्म स्टूडियो की तरह डिजाइन कर रखा है, यानी कि बिल्कुल आलीशान। ह्यूमन राइट्स की टीम मनु शर्मा को पहचानती थी क्योंकि ये एक चर्चित हत्याकांड था। ह्यूमन राइट्स ने अपनी रिपोर्ट में कई बार जिक्र किया कि मनु शर्मा जेल में बड़े ऐशो आराम से रह रहा है, उसके पास लैपटॉप, फोन सब कुछ मौजूद है। लेकिन कानून ठहरा कानून। मनु शर्मा को 2020 में जेल से आजाद कर दिया गया। जेल अधिकारियों का कहना था कि उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, जिसके चलते उसकी उम्र कैद को माफ करके उसे जेल से रिहा कर दिया। फिलहाल मनु शर्मा आजाद हैं और पहले की तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हालांकि जेल में कई सालों से जो कैदी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के करीब 20, 25, 30 साल तक जेल के अंदर बिता दिए हैं, मगर उन्हें कोई नहीं छुड़ा रहा है। लेकिन यहाँ मनु शर्मा को सिर्फ 15 साल में ही छुड़ा दिया गया। केस को कहीं ना कहीं देखे तो साफ दिखाई दे रहा है कि पैसे और अच्छी जान पहचान के कारण ये सब हुआ है। हालांकि कई अधिकारियों का दावा है कि उन्होंने मनु शर्मा को कई बार नेहरू प्लेस और कई पार्टियों में भी देखा था जब वह लोगों की नजर में जेल में मौजूद था। लेकिन इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता जब कानून के रखवाले ही कानून का खेल बनाते हैं। ये थी जेसिका लाल की कहानी, जिसमें कातिल के खिलाफ सब कुछ होने के बाद भी वह आसानी से छूट गया। अगर हमने केस को स्वतंत्र तरीके से बताया हो और हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं न्यू केस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपनों का ध्यान रखिए। हैप्पी होली।